हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी, जिसे हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। आज इसका पहला दिन होने वाला है, यानी डे 1 आज स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आज जो है हम चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो है हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य पर आधारित, यानी हिंदी लैंग्वेज के मेन फैक्ट्स जो है हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास देखिए, हिंदी जो है विश्व में लगभग 3000 जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं में से एक है। और इसके रूप की बात करें या आकृति की बात करें तो ये वियोगात्मक भाषा है, यानी वियोग इसमें ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, भाषा परिवार की बात करें तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारत प्लस यूरोप की जो भाषा ने मिलकर एक भाषा, नई भाषा को जन्म दिया, उसे हम हिंदी के नाम से जानते हैं। भारत में भाषा के परिवार की बात करें तो भाषा के 4 परिवार भारत में मुख्यतः हैं, जिनमें भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती इनमें शामिल हैं। अब हम जान लेते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत लोग जो हैं कौन से भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। सबसे अधिक बोले जाने वाली 73% जो भाषा है वो, उसका जो परिवार है वो भारोपीय परिवार कहलाता है। 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं, जबकि ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं जो हैं 1.3% लोग बोलते हैं। और सबसे कम चीनी और तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनका प्रतिशत क्या है, जिनका प्रतिशत 0.7 है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत में जो हिंदी बोली जाती है वो किस भाषा परिवार का से संबंधित है। ये है भारोपीय। भारोपीय भाषा भारत प्लस यूरोप की भाषाओं से मिलकर बनी है। सबसे ज़्यादा भारोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 73% लोग बोलते हैं। सबसे कम चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जो 0.7% लोग भारत में बोलते हैं। अब जान लेते हैं कि भारत में जो हिंदी है वो कौन सी शाखा के अंतर्गत आती है। तो हिंदी का भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय है। भारत प्लस यूरोप, इसकी शाखा की बात करें तो यह है भारतीय ईरानी शाखा से संबंधित है। और अगर उपशाखा की बात करें तो उपशाखा जो है वो भारतीय आर्य की उपशाखा है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बने कि हिंदी का जो भाषा परिवार है वो भारोपीय है। हिंदी का भाषा परिवार कौन सा है, हिंदी का भाषा परिवार भारोपीय है। और इसकी शाखा जो है भारतीय ईरानी शाखा है। और जबकि उपशाखा की बात करें तो उपशाखा इसकी क्या है, भारतीय आर्य उपशाखा है इसकी। अब हम जानेंगे कि भारतीय आर्य भाषा जो है उसे कितने कालों में विभक्त किया गया है। तो उसको 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका जो काल है उसमें 1500 बीसी से 500 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय आता है, जिसकी जो मुख्य भाषाएं हैं वो वैदिक संस्कृत और फिर वैदिक के बाद जो है लौकिक संस्कृत इसमें भाषा है। दूसरा जो काल है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, जिसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का काल माना गया है, जिसमें प्रथम देसी भाषा पाली, उसके बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश का जो है विकास हुआ है। तो अपभ्रंश क्या है, भाषा का जो अपभ्रंश का जो मीनिंग होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है पतन। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, पतन। हालांकि अपभ्रंश को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग बस ये समझ लीजिए कि भाषा का जो परिवर्तित रूप है उसको ही अपभ्रंश कहा जाता है। बात करें आधुनिक आर्य भाषा की, तो आधुनिक आर्य भाषा जो है वो 1000 ईस्वी से और अब तक का जो काल है
उसको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के काल से जाना जाता है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? इसमें हिंदी और हिंदी के उत्तरोत्तर भाषाएं जैसे बांग्ला हुई, उड़िया हुई, असमिया हुई, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी और बहुत सारी और भाषाएं हैं। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं प्राचीन आर्य भाषा का जो काल है उसमें कौन कौन सी भाषाएं प्रयुक्त हुई, कौन से ऐसे लेखक हुए जिन्होंने उन भाषाओं में विशिष्ट योगदान दिया और उनका प्रयोग काल कौन कौन सा है। तो प्राचीन आर्य भाषा, जैसा कि काल हमें पता है कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। अब इस काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग तो वो है जिसमें वैदिक संस्कृत का तो जो अन्य नाम है वो छंदक है और इसे यास्क और पाणिनि द्वारा प्रयोग किया गया था, जबकि इसका जो प्रायोगिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक संस्कृत के जो मॉडिफिकेशन हुआ उससे लौकिक संस्कृत का निर्माण हुआ और जिसे संस्कृत भी कहा जाता है। जो वैदिक संस्कृत है उसे छंदस कहा जाता है और जो लौकिक संस्कृत है उसे मूलतः संस्कृत के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग जो है पाणिनि द्वारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक किया गया। तो आई होप प्राचीन आर्य भाषा का जो काल है उसका आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो कालों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई जिसे छंदस कहा जाता है, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई जिसे संस्कृत के नाम से जाना जाता है। एक का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, एक का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब जान लेते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल और उसका विकास किस प्रकार हुआ। तो इसमें जो प्रथम काल है जिसमें पाली भाषा का पूर्णतः विकास हुआ। अब देखिए बात ये उठती है कि पाली भाषा जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पाली भाषा ऐसा माना जाता है कि भारत की प्रथम देसी भाषा थी, ठीक है, क्योंकि संस्कृत गौतम बुद्ध भी इस ही वजह से ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि उन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो उपदेश जो है जो आम जन की भाषा थी उसमें उपदेश उन्होंने दिए। उससे पहले जितने भी आपको मंत्र वगैरह मिलेंगे वो संस्कृत या वैदिक संस्कृत हो या लौकिक संस्कृत हो उसमें आप लोगों को मिलेंगे। तो जब इन्होंने आम भाषा में यानी पाली भाषा में वो उपदेश देने प्रारंभ करे तो वो लोगों के ज़्यादा लोग उनको समझ पाए, मसलन संस्कृत के, ठीक है। तो प्राकृत सबसे पहली जो देसी भाषा है उसको पाली भाषा कहा जाता है और इसका जो काल है 1500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। और भगवान बुद्ध ने अपने अधिकतर जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। उसके बाद पाली भाषा के बाद काल आता है प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा जो है वो महावीर स्वामी भगवान महावीर के जो उपदेश है उसकी वजह से ज़्यादा फेमस हुई। इसका जो काल माना जाता है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। तृतीय काल जो है, तृतीय काल को हम अपभ्रंश काल या अवहट काल कहा जाता है। इसमें दो अलग अलग काल हैं जिसमें अपभ्रंश जो है 500 से 1000 ईस्वी तक और अवहट जो है 900 से 1100 ईस्वी तक और जिसे संक्रमणकालीन काल भी कहा जाता है। इसमें संक्रमणकालीन भाषाओं का ज़्यादातर उपयोग हुआ। चलिए और जान लेते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषा की। आधुनिक आर्य भाषा की मुख्य भाषा है हिंदी। हिंदी में भी 3 तरह की हिंदी आती है। प्राचीन हिंदी जो 1100 से 1400, मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 और आधुनिक हिंदी यानी आधुनिक युग में जो बोली जा रही है वो 1850 से अब तक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी की जननी भाषा कौन सी है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद आपका प्राकृत और प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश, फिर अवहट और उसके बाद हिंदी का हमारा क्या हुआ, हिंदी का हमारा विकास हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि हिंदी का जो विकास हुआ उसकी मूलतः
जो भाषा है जननी भाषा, उसे संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत से क्या हुआ, मैंने बताया आपको, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश, और फिर अवहट, और अवहट से क्या बनी, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश बना, अपभ्रंश से फिर अवहट बना, अवहट से फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी बनी, और प्रारंभिक हिंदी से अब तक की जो हिंदी है, ऐसा हिंदी का विकास क्रम रहा है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डायग्राम भी यहाँ इन्होंने दिया है, संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। यानी हिंदी की जो मूल भाषा है, जननी भाषा, वो कौन सी है, वो आपकी संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। ठीक है, अब जान लेते हैं ये जो बार बार आ रहा है अपभ्रंश क्या होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई अपभ्रंश का जो विकास है वो 500 ईसा पूर्व से और 500 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, अपभ्रंश का मतलब समझिए। अपभ्रंश का मतलब है कि जो अपभ्रंश का हिंदी में मतलब होता है पतन। ठीक है, और अपभ्रंश का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जो भाषा थी उसको ही मॉडिफाइड कर दिया गया, यानी उसको हल्का सा चेंज कर दिया गया, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश कहा जाता है। अब देखिए अपभ्रंश में प्रमुख जो रचनाकार हैं वो एक तो शंभु हुए, स्वयंभू हुए, और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। धनपाल, धनपाल जो है अपभ्रंश का पहला प्रबंधक काव्य इन्होंने लिखा। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखिए कौन कौन से अपभ्रंश हुए और उनसे किन किन भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। तो एक अपभ्रंश हुआ सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिम में जितनी भी हिंदी बोली जाती है, राजस्थानी, गुजराती, इन सब का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस भाषा का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अब अर्धमागधी भाषा का, अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उससे पूर्वी हिंदी का हुआ। मगधी भाषा से बिहारी, उड़िया, बंगला और आसामिया का हुआ। ठीक है, ब्राचड़ जो भाषा है, ब्राचड़ भाषा जो है उससे पहाड़ी और पंजाबी का निर्माण हुआ, सिंधी का भी निर्माण हुआ। जबकि मराठी जो अपभ्रंश है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, उससे मराठी भाषा का निर्माण हुआ। अब बात कर लेते हैं कि अवहट किसे कहा जाता है। अववट जो है अपभ्रट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश का भी अपभ्रंश हुआ। पहले तो भाषा का पतन हुआ या मॉडिफिकेशन हुआ, और फिर उस मॉडिफिकेशन का भी मॉडिफिकेशन हुआ, तो उसे अवहट कहा जाता है। ठीक है, यानी दो बार क्या कर दिया हमने, दो बार चेंज कर दिया। भाषा में कोई चेंज क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश में कोई चेंज जो है क्या कहलाता है, अवहट कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और संक्रमण काल आपको पता ही है इसका कि क्या कहलाता है, 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और जबकि साहित्य की बात करें तो साहित्य में जो है इसका प्रयोग जो है 14वीं ईस्वी तक होता रहा है। किस ईस्वी तक, 14वीं ईस्वी तक। ठीक है, 14वीं ईस्वी तक कौन कौन से थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति। इन्होंने जो है अवहट का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में। ठीक है, अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ये इनकी रचनाएं हैं। और जो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, वर्ण रत्नाकार के नाम से इन्होंने लिखी है। विद्यापति हैं, कीर्तिलता लिखी है। रोड कवि हैं, राउल वेल लिखी है। अब्दुल रहमान ने जो है संदेश रासक लिखी है। ये सारी जो है हमारी लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि वीडियो हम 15 मिनट लंबी ही रखेंगे हर सेशन में। तो
ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हो तो सुझाव भी कमेंट करना ना भूलें। चैनल से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हो तो सुझाव जो है वो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिसमें हम डे बाय डे ल्यूसेंट अब कवर करने वाले हैं। अन्य भी इसमें चैप्टर हमारे चल रहे हैं, जैसा कि रीजनिंग के चल रहे हैं, करंट अफेयर का चल रहा है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में इतना ही, मुलाकात होगी एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।